नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार सिंह। आप देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश टिप्स। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट जो है ओबीसी के कैंडिडेट को कितनी स्कॉलरशिप देती है, यानी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ओबीसी कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे वो कॉलेज में जाते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, और उससे रिलेटेड स्कॉलरशिप से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व करते हैं कि हम छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में क्या अंतर है। तो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति क्या है, मैं बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके तहत जैसे कि आप स्कॉलरशिप भी देती है और शुल्क प्रतिपूर्ति भी करती है, यानी आपको दोनों अमाउंट मिलते हैं। यानी अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जितना शुल्क लगता है आपका पढ़ाई के लिए, वो आपका ट्यूशन फ़ी हो गया, लाइब्रेरी चार्ज हो गए, और भी सब चीज़ें जो मैं अभी आगे फर्दर वीडियो में डिटेल में बताऊँगा, वो शुल्क आपको वापस तो होता ही है। फिर आपको कई एडिशनल स्कॉलरशिप भी दी जाती हैं जो कि करीब 6 से 7 हज़ार ऐसे कुछ अमाउंट में होती हैं, जो मैं आगे एग्जैक्ट अमाउंट में बताऊँगा। तो ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं। तो फिर सबसे पहले तो आपको अपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है इसके डिटेल में जाने के लिए, जहाँ से आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि scholarship.up.nic.in है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर सब डिटेल में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ओबीसी पोस्ट ओबीसी यहाँ पे नियमावली दी हुई है कि कौन कौन से नियम है। इसको क्लिक करके एक पीडीएफ आता है, उसमें आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से रूल और रेगुलेशंस हैं, और बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कई सारे ब्लॉक लिस्ट कॉलेजेज हैं, जैसे कि आपको पता लिस्ट में देख लेना चाहिए कौन कौन से ब्लैक लिस्टेड कॉलेज हैं। तो वहाँ पे उनको ब्लैक कर रखा है, यानी वो मतलब वहाँ पे स्कॉलरशिप शायद बच्चों को नहीं जाती है। फिर यहाँ पे इस वेबसाइट पे बता दिया है कि किस सेशन में कितनी स्कॉलरशिप बच्चों को दी गई है और कौन कौन से। जैसे पहली बात तो ये मैं बता दूँ, जो पोस्ट मैट्रिक्स अदर देन 11-12 होता है, और पोस्ट मैट्रिक्स क्लास 11-12 होता है, और प्री मैट्रिक्स जो 9th-10th का होता है। तो पोस्ट मैट्रिक्स में 2 कैटेगरी बना रखी है, जो 11th-12th के लिए है, और पोस्ट मैट्रिक जो अदर कैटेगरी के लिए है, यानी जो कॉलेज के लिए है, कॉलेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये है। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी आपको अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि अदर स्टेट में कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ, इन क्वेश्चन को फिर से मैं रिमाइंड करके सॉल्व करूँगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगी। तो और मैं एक बात बता दूं कि जो यूपी स्कॉलरशिप हमें मिलता है वो हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी हमारे स्टेट के वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू मिलता है। तो हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो ओबीसी का वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे दे रखा है, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का लिंक दे रखा है, लेकिन ये अभी ओपन नहीं हो पा रहा है, शायद लिंक में थोड़ा चेंजेज आ गए हैं। तो आप दूसरे सीधे डायरेक्ट वहाँ पर जाकर क्रोम पे या गूगल पर आप ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश को, तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है स्टेट बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अब जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में सब चीज़ें बताई गई हैं, कितनी बजट हैं इस बार की, कितने कौन सी योजनाएं हैं जो कि गवर्नमेंट दे रही है, और कौन क्या क्या प्रगति है, कैसे कैसे है। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल में यहाँ से आप सब चीज़ें ऑप्शन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो हम अपनी सबसे पहले तो योजनाओं पे क्लिक करेंगे। योजनाओं पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको पूरी जो स्कॉलरशिप की योजना है और कौन कौन से गवर्नमेंट योजना दे रही है, तो इस योजना आपको दिखेगी सामने। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है पूर्व दशक छात्रवृत्ति योजना, यानी प्री मैट्रिक्स है। फिर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना है, फिर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है, यहाँ पे शादी अनुदान योजना है, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना है, और छात्रावास निर्माण योजना है। तो हम अभी बात करते हैं सिर्फ दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जो कॉलेज के बाद पढ़ने के लिए है, और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, यानी इन दोनों की बात करते हैं। हम पूर्व दशक की इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं और अफोर्डेबल होता है, लेकिन जो कॉलेज होते हैं जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेजेज हो गए, तो ये सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इनमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना पर मैंने को ओपन कर रखा है।
तो इसमें उद्देश्य बताया गया है कि उद्देश्य क्या क्या है। तो उद्देश्य में यही है कि जो भी गरीब तबके के छात्र हैं उनको ऊपर उठाने के लिए और शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। तो आप इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी के लिए इसमें यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत ध्यान वाली चीज़ है। इसमें 2 आंसर आपको मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि देखना कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में ही पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही पढ़ रहे हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अन्यथा अगर आप हरियाणा में पढ़ रहे हैं तो आपको यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देगी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं। जनरल कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट के केस में अदर हो सकता है। मैं ओबीसी कैंडिडेट के बारे में ही बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, छात्र के माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक होनी चाहिए। फिर समस्त राजकीय विद्यालय राज्य की सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं बजट की उपलब्धता की सीमा तक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी उठता है कि क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ूंगा तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में पढ़ूंगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा गया है समस्त राजकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एडेड हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि एप्लीकेशन लिए हैं गवर्नमेंट से, एफिलिएटेड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, तो उनको बजट के हिसाब से मिलेगा। अगर बजट है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेजों को दी जाएगी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों को दी जाएगी, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजों को दी जाएगी। मैक्सिमम चांस होता है 90-95% की सबको स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाय द वे थोड़ा बहुत होता है तो 1-2 बच्चों को रुक जाती है, तो ऐसे बहुत रेयर चांस होते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है। फिर क्या है, अनुमान्यता। सर्वोत्तम उपलब्ध बजट की सीमा में शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 के गत वर्ष की परीक्षा 50% तक मेरिट वाले सभी हर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। शेष बजट उपलब्ध होने पर अन्य समूहों के 50% मेरिट तक हर छात्रों को, और उसके बाद यदि बजट बचता है तो कक्षा 11-12 के 50% मेरिट से निम्न मेरिट वाले उत्तीर्ण छात्रों को बजट उपलब्धता की सीमा तक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से प्रायोरिटी के आधार पर ही दी जा रही है। प्रायोरिटी क्या है, पहले 50% के ऊपर वाले जो बच्चे 11th-12th में हैं, परीक्षा जो 50% ऊपर तो उनको दी जाएगी स्कॉलरशिप। जो उसके नीचे हैं तो उसके बजट के हिसाब से दी जाएगी, और बजट इतना होता है कि सबको लगभग मिल जाती है स्कॉलरशिप मेरे अनुसार। फिर आता है कि आपको छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस स्कॉलरशिप के बारे में। फिर आपका एक बड़ा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी डिग्री हैं, कौन कौन से, क्या बस इंजीनियरिंग छात्रों को ही स्कॉलरशिप देते हैं, क्या जो मेडिकल वाले छात्र हैं बस उनको स्कॉलरशिप मिलती है? ऐसी बात नहीं है। तो आपको कोर्सेस बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो कोर्सेस के लिए इन्होंने 4 ग्रेड बना रखे हैं, यानी 4 ग्रुप बना रखे हैं, समूह बना रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंदी खोल रखा है, तो हिंदी में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जैसे ग्रुप्स, यानी फर्स्ट ग्रुप 1, समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4 बना रखे हैं इन्होंने। तो आप देख सकते हैं समूह 1 में कौन कौन से कोर्सेस हैं। समूह 1 में जैसे आपको डिग्री व मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम है, एमफिल है, पीएचडी है, समस्त चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम है, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन और फैशन, कृषि, पशु। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। तो वो समूह सेकेंड में क्या क्या है, जैसे नॉर्मल बीएससी हो सकती है, बीएससी होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा। फिर उसके बाद थर्ड में क्या आता है, थर्ड में असेंबली तो बीए, बीएससी एवं बीकॉम, बीटीसी आदि है। फिर समूह 4 में आपका है नॉन डिग्री स्तरीय कोर्स, यानी जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं, 3 वर्ष पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपको उस तरीके से ग्रुप में बांटा गया है। अब बात आती है कि क्या कितनी स्कॉलरशिप देंगे। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया कि छात्रवर्ती छात्रों के लिए, जैसे यहाँ पे छात्रवृत्ति दरें बताई गई हैं, छात्रावासी छात्र दरें, विद्या छात्र दरें। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि छात्र जो हॉस्टल लेते हैं उनको हॉस्टल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो छात्र डे स्कॉलर हैं यानी जो घर से आते जाते हैं उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो भाई छात्रवृत्ति का जो है हॉस्टल लेने पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप छात्र हॉस्टल लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आएगी, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कम आएगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बताया गया है, पहला जो छात्रवृत्ति दरें हैं कि 1200 रुपये मिलेंगे, एक मंथली है,
और जो हॉस्टल नहीं लेंगे दिवा छात्र हैं जो उनको 550 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे, जो डिग्री 1 के समूह 1 के जो कोर्सेस वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि समूह 2 के जो कोर्सेज कर रहे हैं उनको कितनी मिलेगी, तो उसको जो छात्र हॉस्टल लिए हैं उनको 820 रुपये और जो छात्र हॉस्टल नहीं लिए हैं उनको 530 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी बात करूँ पहले समूह के बच्चों को तो 1200 गुणे 12 जो हॉस्टल लिए हैं तो उनको करीब 14,400 करीब स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो 550 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर ये जो है कि एक मंथली जो दरें हैं छात्र की मंथली दरें हैं, यानी आपको 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। और भी जैसे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सपोज कर लीजिए, पॉलिटेक्निक में आपको 380 रुपये पर मंथ के हिसाब से हॉस्टल वालों को और 230 रुपये हॉस्टल को पर मिलेंगे। ये हो गया स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप अगले पॉइंट में प्रक्रिया को समझाया गया है। प्रक्रिया में यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से बताया गया कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे ये पूरी स्टेप्स को आप पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसलिए आप इस पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जुलाई 1 से प्रारंभ करनी है। फिर छात्रवृत्ति का वितरण 2 अक्टूबर से 26 जनवरी को होता है। योजना फंड लिमिटेड के कारण, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद है कि जो रिपोर्ट दिए गए हैं कि मतलब पिछली रिपोर्ट कितने बच्चों को कैसे कितनी करोड़ की धनराशि दी गई थी, लाभान्वित छात्र कितने थे और आवेदक छात्रों की संख्या कितनी थी, तो इसमें आप डिटेल में थोड़ा देख सकते हैं। ये हो गई आपकी स्कॉलरशिप की बात, यानी छात्रवृत्ति की बात। अब आते हैं शुल्क प्रतिपूर्ति की बात। शुल्क प्रतिपूर्ति हम क्या है, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कौन कौन से नियम हैं, तो इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं योजनाओं पर। योजनाओं में आते हैं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, इस पर क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का आर्टिकल ओपन हो गया है। तो यहाँ पर भी आपको उद्देश्य बताया गया है। उद्देश्य में वही चीज़ें हैं कि आपको गरीब छात्रों को सपोर्ट करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए इस उद्देश्य को बनाया गया है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कई गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, तो ये आपकी लाइफ की बात है, आप ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर आती है पात्रता। तो पात्रता में फिर वही चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत और उत्तर प्रदेश के निवासी छात्र के माता पिता के अभिभावक के वार्षिक आय 2 लाख तक। फिर प्राप्तांक मेरिट के आधार पर आपको चीज़ें दी जाएंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अनुमान्यता में फिर वही चीज़ें हैं, अनुमान्यता क्या है जो मैंने छात्रवृत्ति में बताया था। अब आती है बात कोर्स समूहवार शुल्क प्रतिपूर्ति दे हेतु अधिकतम धनराशि, यानी शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए किस कोर्स को कितने मैक्सिमम आपको कितनी शुल्क प्रतिपूर्ति होगी, इस बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे देख रहा है समूह 1 में जो जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग जो है, मेडिकल है और भी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज हैं, मैक्सिमम समूह 1 में रखा गया है उनको। तो उनमें अधिकतम आपकी जो रिफंड होगी, जो ट्यूशन फी आपकी टोटल शुल्क जो है 50,000 तक होगी। फिर उसके बाद आती है दूसरे समूह के लिए 30,000 रुपये होगी। फिर दूसरे समूह के लिए 30,000, फिर तीसरे समूह के लिए 20,000, फिर चौथे समूह के लिए 10,000 होगी। तो आप अपने कोर्स को देख लीजिए किस समूह में है, तो आपको उसके हिसाब से आपको शुल्क प्रतिपूर्ति होगी। साथ में आपका जो छात्रवृत्ति आएगा, दोनों को एडिशनल, दोनों को जोड़कर आपको आप देख लेंगे तो आपको उतनी अमाउंट आपके खाते में आएगी। तो इस तरीके तो हमें अधिकतम कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया यूपी में, तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा। आप अगर हॉस्टल लेते हैं तो आपको 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 के इंटू 12, तो आपको करीब 14,400 मिलेगा, आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर उसके बाद अधिकतम अगर मान लीजिए आपके कॉलेज का ट्यूशन फी जो है पूरा मिलाकर 50,000 से अधिक है, तो आपको 50,000 यहाँ पर तो लिमिट ही है, तो अधिकतम आपको 50,000 ही मिलेगा। तो 14,400 प्लस 50,000 यानी आपको 65,000 के करीब, जो इसमें 600 कम, उतना आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए उसमें। अब ये बजट पर डिपेंड करता है, वैसे तो मैक्सिमम चांस होता है कि आपको पूरी स्कॉलरशिप मिल जाती है, गवर्नमेंट दे देती है। कहीं थोड़ा वो चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो हो जाती हैं, नहीं तो मैक्सिमम हर बार की लगभग ऑप्शन है कि आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है।
मैं चाहता हूँ कि एक कॉलेज की फी स्ट्रक्चर को लेकर समझाऊँ कैसे, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसमें कई सारे क्वेश्चन को और आपके डाउट को जो इस वीडियो में रिलेटेड रहेंगे उसको क्लियर करूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और उसमें पूरी डिटेल में हम सब चीज़ों को समझेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।